अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। उमर साहब, अगर टैक्स की क्लास में कोई बच्चा अकाउंटिंग का काम कर रहा हो तो क्या करना चाहिए उसका? चलें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इतने एक लिंक है कि अगर आप टैक्स के पेपर में अकाउंटिंग का सवाल हल कराएंगे तो फिर आपको आपकी डिस्टिंक्शन आ जाएगी। इतने एक लिंक है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, जरा ना तवज्जो से सुनिए मेरी बात। अभी तक मैंने सेल्स टैक्स का कोई बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया, जितना पढ़ा चुका हूँ क्विकली रिकॉल करता हूँ, ताकि अगर किसी बच्चे ने वेरी फर्स्ट डे से क्लास नहीं भी ली हुई तो उसको भी टाइम नहीं लगेगा समझने में। ज्यादा से ज्यादा हार्डली हमें 5 से 10 मिनट लगेंगे, लेकिन पूरे का पूरा सेल्स टैक्स अभी तक जितना हम पढ़ाते हैं, हाँ कुछ एक्सेप्शनल डेफिनेशंस हैं, वो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी चीजें आपको इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्टार्ट कर रहा हूं बच्चे, गौर से सुनिएगा। मैंने बात शुरू की थी सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स भी कहलाता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही पर्सन पे हो। क्या मतलब? टैक्स लागू भी उसी पे हुआ और उसका बोझ भी उसी ने बर्दाश्त करना। इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा टैक्स होता है जिसका बोझ दूसरे पर्सन पे शिफ्ट होता चला जाएगा। अल्टीमेट जो बर्डन होगा वो एंड यूजर बर्दाश्त करेगा। इसी वजह से इस टैक्स को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, इसका बर्डन शिफ्ट होता है, साथ ही साथ इसको हम जनरल सेल्स टैक्स भी बोलते हैं। सेल्स टैक्स इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल है इनडायरेक्ट टैक्स की। जनरल का वर्ड क्यों यूज किया जाता है? मैंने कहा था कि डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स हो गया, वो पर्सन टू पर्सन उसका रेट वेरी कर जाता है। जैसे इंडिविजुअल है तो उसके लिए स्लैब रेट्स होंगे, सैलरीड है तो उसके स्लैब रेट्स अलग से है, नॉन सैलरीड है तो स्लैब रेट्स अलग से होंगे, एओपी है उसके स्लैब रेट्स हैं, कंपनी है तो 29% रेट है, स्मॉल कंपनी है तो 20% रेट है। इसका मतलब है पर्सन टू पर्सन टैक्स का रेट वेरी करता है। जनरल सेल्स टैक्स के केस में चाहे जो मर्जी पर्सन हो, टैक्स का रेट एक ही रहेगा जो कि 18% है। इस वजह से इसे कहा जाता है ये जनरल सेल्स टैक्स है। जनरली सब पे टैक्स का रेट सेम होगा। इसके बाद फिर हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी। हमने कहा लेट्स सपोज मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरर ने चीजें बना के डीलर को, फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर को और एंड यूजर को बेची। मैन्युफैक्चरर ने जब सामान बनाया तो एफबीआर ने उस पर टैक्स लगा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स, और उस मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स एफबीआर को अदा किया। अब इंसिडेंस किस पे हुआ? मैन्युफैक्चरर पे। मैन्युफैक्चरर ने ये टैक्स वसूल कर लिया डिस्ट्रीब्यूटर से जब उसने उसको सामान बेचा। डिस्ट्रीब्यूटर ने डीलर से, डीलर ने होलसेलर से, होलसेलर ने रिटेलर से और रिटेलर ने एंड यूजर से। तो इसका मतलब अल्टीमेटली बोझ किसने बर्दाश्त किया? एंड यूजर। और इंसिडेंस था इसका मैन्युफैक्चरर। फिर उसके बाद हमने साथ ही एक सवाल पढ़ा था, किस किस के लिए इस सप्लाई चेन में से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। हमने सबसे पहली बात पढ़ी, हमने कहा हर मैन्युफैक्चरर को रजिस्टर्ड होना जरूरी है सवाए कॉटेज इंडस्ट्री के। और कॉटेज इंडस्ट्री की हमने डेफिनेशन फिर बहुत डिटेल में पढ़ी भी थी। फिर उसके बाद हमने कहा डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर और होलसेलर, इन तीनों के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, कंपल्सरी है, रिक्वायर्ड है। रिटेलर दो तरह के होते हैं, एक होता है टीयर 1 रिटेलर और एक होता है अदर देन टीयर 1 रिटेलर। टीयर 1 रिटेलर के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है, अदर देन टीयर 1 रिटेलर के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है। उसका टैक्स उसके यूटिलिटी बिल के साथ अदा किया जाएगा। एंड यूजर के लिए तो किसी तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर उसके बाद हमने कहा एक्सपोर्टर वो पर्सन होता है जो कि किसी दूसरे कंट्री को अपनी मुल्क की बनी हुई चीजें बेचे, इसको कहते हैं एक्सपोर्टर।
एक्सपोर्टर के लिए भी रजिस्टर्ड होना जरूरी नहीं है। हाँ, वो एक्सपोर्टर जो रिफंड चाहता है जीरो रेटेड सप्लाईज के अगेंस्ट, अगर रिफंड हासिल करना चाहता है, रिफंड क्लेम करना चाहता है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। फिर हमने कहा इंपोर्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है कमर्शियल इंपोर्टर वो होता है जो बनी बनाई चीजें अपने मुल्क में लेके आए दूसरे मुल्क से और ला के एज इट इज बेच दे बगैर किसी वैल्यू एडिशन के, ऐसे इंपोर्टर को कहते हैं कमर्शियल इंपोर्टर। एक होता है मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर, वो इंपोर्टर जो पार्शली फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल अपने मुल्क में खरीदे, उसे प्रोसेस करे, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे, देन सेल कर दे, ऐसे इंपोर्टर को कहते हैं मैन्युफैक्चरर इंपोर्टर। इंपोर्टर चाहे कमर्शियल हो, इंपोर्टर चाहे मैन्युफैक्चरर हो, दोनों के लिए रजिस्टर्ड होना जरूरी है। फिर हमने कहा था सेल्स टैक्स में दो चीजें हैं, एक थ्योरी का हिस्सा है, न्यूमेरिकल का। आपने दोनों पे फोकस करना। न्यूमेरिकल हर अटेम्प्ट में एग्जामिनर पूछ ही रहा है, एक सवाल न्यूमेरिकल का तो कंपल्सरी आ रहा है, मैक्सिमम 15 नंबर तक का, 16 नंबर तक का एग्जामिनर पूछ रहा है और ये बहुत बड़ा पोर्शन बन जाएगा। आप ये समझ लें कि दो इनकम टैक्स में से न्यूमेरिकल हो गए, एक इंडिविजुअल का और एक हो गया बिजनेस का। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि अगर एक न्यूमेरिकल हमसे 16 नंबर तक का पूछ रहा है, आपको पता है 16 से 18 नंबर तक का एग्जामिनर न्यूमेरिकल पूछ लेता है। इसी तरह से मैं कह देता हूं दूसरा भी 16 नंबर का है, मैंने बहुत कम क्वेश्चन रखा, जबकि 18 से 20 नंबर तक का न्यूमेरिकल आ जाता है बड़े आराम से। और सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल 15 नंबर तक का कम से कम एग्जामिनर पूछ रहा है। ये मैं कह देता हूं इंडिविजुअल का न्यूमेरिकल है, ये मैं कह देता हूं बिजनेस का न्यूमेरिकल है और ये मैं कहता हूं सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल है। अगर आप इसका टोटल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 12 और 5 7, तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर हम टोटल करें तो ये 47 मार्क्स बन जाते हैं। आप अंदाजा करें 47 मार्क्स का न्यूमेरिकल पोर्शन। अब मैं कहता हूं इस न्यूमेरिकल पोर्शन में से आप 100% मार्क्स नहीं ले सकते, चले मान लिया 35 मार्क्स तो आसानी के साथ गेन किए जा सकते हैं, नहीं किए जा सकते। और अगर इसमें से 35 मार्क्स आ जाए, 32 मार्क्स आ जाए, तो बाकी पेपर आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है, सिर्फ आपको 15 नंबर चाहिए पेपर पास करने के लिए, आपको 18 नंबर चाहिए सिर्फ पेपर पास करने के लिए, बाकी पेपर आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है। ये इतना मेजर पोर्शन है कि बड़े आराम से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सेल्स टैक्स के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, इंडिविजुअल के सेम पैटर्न पे क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा 20% क्वेश्चन नहीं आता है ना, बिजनेस में भी ऐसा ही है, सेम एडजस्टमेंट रिपीट हो रही है और आप साथ साथ प्रैक्टिस करके अगर फिर भी नहीं ये कर सकते तो मुझे बताएं कितने अफसोस की बात है, इतनी लापरवाही, अल्लाह ही माफ करे। अच्छा जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल की कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए मैंने एक एग्जांपल ली थी कि एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए जब किसी से सामान खरीदे उसको बोलते हैं परचेजेस, जिससे सामान खरीदता है उसको कहते हैं सप्लायर। जब सामान खरीदता है, सामान खरीदते हुए वो टैक्स अदा करता है, उस टैक्स को कहते हैं इनपुट टैक्स। सेल्स टैक्स में उसे क्या बोलते हैं? तो इसका मतलब परचेजेस की सूरत में दिया जाने वाला टैक्स क्या कहलाएगा? इनपुट टैक्स। अभी मैंने आपके सामने कुछ वर्ड्स बोले थे, परचेजेस हो, इंपोर्ट्स हो, एक्सपेंसेस हो, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हो, इसकी सूरत में दिया जाने वाला टैक्स कहलाता है इनपुट टैक्स। मिसाल दी, 1000 रुपए का सामान खरीदा, 18% के हिसाब से टैक्स था, 180 रुपए का टैक्स भी साथ दे दिया, तो टोटल कितने पैसे अदा किए? 1180 रुपए। अच्छा, मिस्टर ए ने अपने कस्टमर को सामान बेचा, बेचने को क्या बोलते हैं? सेल। सेल करते हुए जो टैक्स इंपोज किया जाता है उसको टैक्स को बोलते हैं आउटपुट टैक्स, और ये मिस्टर ए ने कलेक्ट कर लिया सेल वैल्यू के साथ। 2000 रुपए की चीजें बेची, 18% के हिसाब से
360 रुपए रिसीव कर लिए, वसूल कर लिए। टोटल कितने पैसे वसूल किए? 2360 रुपए। अब हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी की। हमने देखना आउटपुट टैक्स कितना था, 360 रुपए इकट्ठे किए। इसके बदले में परचेज करते हुए कितना टैक्स दिया हुआ था? 180 रुपए। बाकी मजीद जो टैक्स बचा वो कितना है? 180 रुपए। अब इसने ये 180 रुपए का टैक्स अदा करना है एफबीआर को। वो हमने पढ़ा था किसको टैक्स देना है और कब टैक्स देना, याद है ना आपको? हमने पढ़ा था आपने कब टैक्स देना, जब आप सप्लाई करेंगे, जब आप इंपोर्ट्स करेंगे, जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यही 3 बातें पढ़ी थी ना। मेकिंग द सप्लाई, आप इंपोर्टिंग द गुड्स, जब आप गुड्स इंपोर्ट करेंगे, या प्रोवाइड सर्विसेज या रेंडरिंग सर्विसेज, सर्विसेज जब रेंडर करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, आपने टैक्स अदा करना है किस टाइम पे? हमने कहा था अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो कस्टम ड्यूटी पे करते हुए सेल्स टैक्स अदा करना है। इसके अलावा हमने कहा था कि आपने सेल्स टैक्स रिटर्न जब सबमिट करवानी है तब टैक्स अदा करना है। यही बात है ना? तो ये बातें आपने सिंपल सी अभी तक पढ़ी। फिर उसके बाद हमने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और उसका पैटर्न देखा था। मैंने कहा था आपको सबसे पहले नाम लिखना है, फिर रिक्वायरमेंट होगी, सबसे पहले नाम, फिर रिक्वायरमेंट क्या है, और लास्ट पे डेट या पीरियड। इसके बाद हमें 3 कॉलम बनाने हैं। वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेल्स टैक्स का रेट, सेल्स टैक्स की अमाउंट। देखिएगा अभी जितने भी न्यूमेरिकल्स करूंगा सब में ये बार बार बातें रिपीट करता चला जाऊंगा। सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे इनपुट टैक्स की, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे आउटपुट टैक्स की, और देन नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। फिर उसके बाद हमने एक सवाल पढ़ा वैल्यू ऑफ सप्लाई का। वो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये तो बेसिकली इसकी बेसिक से रिलेटेड नहीं है, तो ये तो एक बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट था, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। उसके बाद फिर मैंने फर्दर टैक्स का कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस किया। अभी तक ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हुए होंगे। जी बच्चे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कंस्ट्रक्शन में समझ में आई? कोई सवाल तो नहीं है? रिक्वेस्ट भी की थी कि सेल्स टैक्स जितना मेरे से पढ़ लिया हुआ रिवाइज जरूर करके आइए। याद है ना आपको? हाँ, सैटरडे को मैंने नंबर ऑफ टाइम्स आप लोगों से ये रिक्वेस्ट की थी और उम्मीद है आप लोगों ने किया हुआ होगा, तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। इन केस अगर कोई बच्चा नहीं कर पाया किसी भी रीजन की वजह से, कोई भी रीजन हो सकती है, तो आज का दिन है आपके पास, अभी भी ज्यादा नहीं पढ़ा, आज के दिन अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिएगा। नहीं कोई बात समझ में आएगी कल मेरे से जरूर पूछिएगा। हम एक बात जरा समझने वाले हैं। लेट्स सपोज, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मिस्टर ए, ये एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए ने सामान खरीदा। जब सामान खरीदा तो इसे क्या बोलते हैं बच्चे? परचेजेस बोलते हैं। सामान जिससे खरीदा उसका नाम सप्लायर। अच्छा, और जिसको सामान बेचा उसको क्या बोलते हैं? कस्टमर। जब सेल किया जाए, अच्छा, परचेज के टाइम पे टैक्स, इनपुट टैक्स, और सेल्स के टाइम पे टैक्स, आउटपुट टैक्स। भूलेगा तो नहीं? मुश्किल बात तो नहीं है? चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह, याद भी रखिएगा ये बात। अभी मैं बाद में बहुत ज्यादा डिटेल भी लिख दूंगा कि एक्सपेंडिचर्स अगर खर्चे किए जाएं तो तब भी दिया जाने वाला टैक्स इनपुट टैक्स होगा। ये बातें मैं लिख दूंगा ताकि याद रहे। अच्छा, सेल के टाइम पे बच्चे कलेक्ट होने वाला टैक्स आउटपुट टैक्स। अच्छा बच्चे, अब हमने कहा कि अगर ये पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, याद कीजिएगा मैंने बात समझाई थी, अगर कस्टमर रजिस्टर्ड है फिर तो बात ठीक हो गई। फिर टैक्स का रेट क्या होगा? 18%। दूसरी चीज हमने पढ़ी थी, अगर कस्टमर रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, हो सकता है नॉन एक्टिव टैक्स पेयर हो।
जिसे हम इनएक्टिव भी बोल देते हैं। अगर इनएक्टिव है तो फिर हमने क्या वर्ड बोला था, 18% टैक्स का रेट तो अप्लाई होना ही होना है, लेकिन इसके साथ 4% होगा। इसको क्या बोलेंगे, फर्दर टैक्स। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फर्दर टैक्स। इसके लिए एक और बात नोट में लिखवाई थी मैंने आपको। ये कौन सी फिगर होगी, बॉटम लाइन फिगर। कौन सी फिगर होगी, बॉटम लाइन। याद करते जाएं, ये कौन सी फिगर होगी, बॉटम लाइन फिगर। इसका मतलब आउटपुट टैक्स में शामिल नहीं करना, नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी में हम इसको ऐड करेंगे 4% फर्दर टैक्स सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। क्या वर्ड बोलते हैं, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन एट द रेट ऑफ 4%। क्लियर हो गया, फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर सेल की जाए अनरजिस्टर्ड पर्सन से। क्या तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सवाल क्या है मोहसिन भाई, अगर हम सामान खरीदे रजिस्टर्ड पर्सन, अगर सामान खरीदे रजिस्टर्ड पर्सन, तो फिर टैक्स का रेट क्या होगा, नॉर्मल एट द रेट ऑफ 18%। क्या होगा, एट द रेट ऑफ 18%। लेकिन अगर ये पर्सन अनरजिस्टर्ड है, ये कौन है, अनरजिस्टर्ड सप्लायर, तो क्या कहेंगे, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। क्या वर्ड बोलेंगे, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर। क्या वर्ड बोलेंगे, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड। अगर सामान अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा जाए तो उसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल होता है। इसका इनपुट टैक्स क्या होता है, इनएडमिसिबल। याद रखेंगे, इनपुट टैक्स क्या होगा, इनएडमिसिबल। सही हो गया। अगर सामान किससे परचेज किया जाए, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो इनपुट टैक्स क्या होगा, इनएडमिसिबल। यहां तक कोई मुश्किल बात तो नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट समझना है, इसकी थ्योरी मैं आप लोगों के साथ कल डिस्कस करूंगा, वो है रिटर्न्स का केस। अगेन पर्सन है मिस्टर ए, मिस्टर ए ने जिससे सामान खरीदा उसको क्या बोलते हैं, सप्लायर। क्या बोलते हैं, सप्लायर। सामान बेचा तो बचे, जिसको बेचा उसको कस्टमर। अच्छा बच्चे, परचेज किया या बच्चे सेल किया, परचेज करते हुए टैक्स, शाबाश, एक्सीलेंट। और ये क्या कहलाएगा, सेल के टाइम पे। याद करते जाएं, बात बात रिपीट करवा रहा हूं। अच्छा बच्चे, अगर सेल किया कस्टमर को, कस्टमर ने खरीदा हुआ सामान वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया, खरीदा हुआ सामान रिटर्न कर दिया, खरीदा हुआ सामान रिटर्न कर दिया। अच्छा, इसके लिए ये बेसिकली परचेज थी और इसके लिए क्या थी, सेल। इसके लिए ये क्या कहलाएगी, सेल रिटर्न। इसे क्या बोलेंगे, सेल रिटर्न। क्या वर्ड बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। क्या वर्ड बोलेंगे, सेल्स रिटर्न। क्या वर्ड बोलेंगे। अच्छा, और कस्टमर के लिए क्या होगी, कस्टमर के लिए क्या होगी, कस्टमर के लिए क्या होगी। अच्छा, अब ये बात समझनी है, कस्टमर क्या रिटर्न, कौन सी रिटर्न रिकॉर्ड करेगा, परचेज रिटर्न। और मिस्टर ए कौन सी रिटर्न रिकॉर्ड करेगा, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या वर्ड बोलते हैं,
सेल्स टैक्स कहता है ये दोनों रिटर्न्स कॉरेस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड होनी चाहिए। अगर एक के लिए सेल्स रिटर्न है तो दूसरे के लिए कौन सी रिटर्न होनी चाहिए? अगर मेरे पास सेल्स रिटर्न आ रही है एक की तो दूसरे की सेल परचेज रिटर्न भी आनी चाहिए, ये दोनों मैच करें, इसे कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस। क्या वर्ड बोलते हैं? कॉरेस्पॉन्ड। याद रखेंगे, मैं लिख भी देता हूं, ये क्या कहलाता है? कॉरेस्पॉन्डेंस। अच्छा, सेल रिटर्न का एक दूसरा नाम भी है, इसे डेबिट कहते हैं नोट या क्रेडिट नोट कहते हैं। कौन सा नोट कहते हैं? कौन सा नोट कहते हैं? भूलेंगे तो नहीं? कौन सा नोट है? कौन सा नोट है? क्रेडिट नोट। क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है क्रेडिट नोट की? क्रेडिट नोट को आपने जितना भी इसका आउटपुट टैक्स या इसका सेल्स टैक्स बनेगा, इसका जितना भी सेल्स टैक्स बनेगा आपने डिडक्ट करना है। किस में से? फ्रॉम आउटपुट टैक्स। किस में से डिडक्ट करना है? फ्रॉम आउटपुट टैक्स। भूलेंगे तो नहीं? अगर सेल्स रिटर्न हुई तो सेल्स रिटर्न की सूरत में जितना भी टैक्स होगा वो आउटपुट टैक्स में से माइनस करना। क्या करना है? आउटपुट टैक्स में से माइनस, रिटर्न कर। आउटपुट टैक्स में से माइनस कर, रिटर्न कर। ऑन द अदर हैंड, अब यहां से भी दोबारा बात समझ लीजिएगा, मैं ट्रीटमेंट दूसरे तरीके से समझा रहा हूं। मिस्टर ए ने अगर सप्लायर से सामान खरीदा तो मिस्टर ए के लिए क्या है? परचेज। अच्छा, अगर मिस्टर ए ने वो सामान वापस रिटर्न कर दिया अपने सप्लायर को तो मिस्टर ए के लिए क्या कहलाएंगी? ये शाबाश, एक्सीलेंट। कौन सी रिटर्न कहलाएंगी? कौन सी रिटर्न? परचेज रिटर्न। अच्छा, अब सप्लायर के लिए कौन सी रिटर्न होगी? शाबाश, सप्लायर के लिए कौन सी रिटर्न? और ये क्या कहलाएंगी? कॉरेस्पॉन्डेंस। बिल्कुल ठीक है, कॉरेस्पॉन्डेंस रिटर्न होनी चाहिए। क्या मतलब? अगर एक के लिए सेल्स रिटर्न है तो दूसरे के लिए परचेज रिटर्न। अच्छा बच्चे, परचेज रिटर्न की सूरत में कौन सा नोट इशू होता है? शाबाश, कौन सा नोट इशू होता है? डेबिट नोट। भूलेंगे तो नहीं? कौन सा नोट इशू होगा? डेबिट नोट। इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी अब आप मुझे बताएंगे? डिडक्ट करेंगे इसका टैक्स, डिडक्ट करेंगे। किस में से डिडक्ट करेंगे? फ्रॉम इनपुट टैक्स। किस में से डिडक्ट करेंगे? फ्रॉम। किस में से डिडक्ट करेंगे? फ्रॉम। शाबाश, किस में से डिडक्ट करेंगे? फ्रॉम इनपुट टैक्स। कोई दिक्कत? एक इलस्ट्रेशन बच्चे हम सॉल्व करने लगे, उसका डेटा मैं लिखने लगा, पहले आपने देख लेना है डेटा। अच्छा बच्चे, 623 क्वेश्चन नंबर 2 को कमेंट करूंगा मैं। ठीक है जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डेटा लिख रहा हूं, मिस्टर ए पर्सन है। अच्छा जी बच्चे, सेल्स, इधर तवज्जो करें, ये जो डेटा लिख रहा हूं ना वो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा नोट करते हुए। ना भी नोट कर पाए तो सवाल को नोट कर लीजिएगा, डेटा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अच्छा बच्चे, 1 मिलियन सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन 1 मिलियन। अच्छा, इसी तरह से सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितनी इंफॉर्मेशन है? 5 मिलियन। अच्छा जी बच्चे, उसके बाद बच्चे परचेजेस फ्रॉम, जो एडजस्टमेंट हमने अभी नहीं पढ़ी हुई मैं उसको नहीं देख रहा हूं। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, सामान रजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा, कितने का? 6.5 मिलियन का बच्चा। अच्छा, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये एडजस्टमेंट हम पढ़ चुके हुए ना? हाँ, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन कितने की है बच्चे? 500,000 की। अच्छा, अनरजिस्टर्ड पर्सन से अगर सामान खरीदा जाए तो क्या टैक्स की ट्रीटमेंट है? इनपुट टैक्स इज इनएडमिसिबल। शाबाश, इनपुट टैक्स इज इनएडमिसिबल। उसके बाद बच्चे परचेज रिटर्न टू रजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये भी पढ़ी है ना अभी। परचेज रिटर्न टू रजिस्टर्ड
सप्लायर, इसका मतलब वो सामान हमने वापस किया है जो रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा था। अगर अनरजिस्टर्ड होता ना तो इसकी ट्रीटमेंट ही कोई नहीं होनी थी, क्योंकि उसका इनपुट टैक्स इनएडमिसिबल था, तो यहाँ पे रिटर्न भी रिकॉर्ड नहीं होनी थी। क्लियर हो गया? ये आपके सामने डाटा है। इनपुट टैक्स या आउटपुट टैक्स हमने कैलकुलेट करने के बाद नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। रिक्वायरमेंट लिखने की जरूरत नहीं है। सवाल हल करना शुरू करूं? चले जी, फॉर्मेट बनाऊंगा पूरे का पूरा। बच्चे सबसे पहले नाम लिखते हैं। नाम क्या बच्चे? एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ किसकी कंप्यूटेशन करने वाला हूं? नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। रिक्वायरमेंट लिखी। अच्छा बच्चे, पीरियड क्या है? आपको पता है सेल्स टैक्स की रिटर्न मंथली होती है, फॉर द मंथ एंड डेट। मैं मंथ एंडेड फरवरी 2024 लिख देता हूं। हमें कितने कॉलम्स बनाने होते हैं बच्चे? कौन कौन सा? पहला, शाबाश, एक्सीलेंट, पहला शाबाश, पहला वैल्यू ऑफ सप्लाई। दूसरा सेल्स टैक्स का, एक्सीलेंट। थर्ड वन सेल्स टैक्स की अमाउंट, एक्सीलेंट। साथ साथ याद करते जाइएगा, सेल्स टैक्स की अमाउंट। और बच्चे सेल्स टैक्स की अमाउंट, वैल्यू ऑफ सप्लाई दोनों रुपीस में, सेल्स टैक्स का रेट परसेंटेज में। सबसे पहले हमें इनपुट टैक्स कैलकुलेट करना है या आउटपुट? इनपुट टैक्स, एक्सीलेंट। इनपुट टैक्स के लिए बच्चे सबसे पहले जो जो हमारे सामने एडजस्टमेंट है, ये आपके सामने परचेजेस है ना, बेसिकली ये 3 एडजस्टमेंट है हमारे सामने जो इनपुट टैक्स से रिलेटेड है। क्या लिखेंगे? परचेजेस फ्रॉम, शाबाश, मैं लिखता हूं परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन से सामान खरीदा 6.5 मिलियन का। कोई दिक्कत? टैक्स का रेट 18%। मल्टीप्लाई करें, अच्छा बच्चे, उसके बाद परचेजेस फ्रॉम, सामान खरीदा लेकिन किससे? अनरजिस्टर्ड से। परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, परचेजेस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। कितनी अमाउंट है बच्चे? 500,000। आपको पता है इसका इनपुट टैक्स क्या होता है? इनएडमिसिबल। यहां पे लिखना है आपने, ये क्या है? इनएडमिसिबल। बात खत्म हो गई। उसके बाद बचे नेक्स्ट, परचेज रिटर्न टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को सामान वापस कर दिया, कितने का? 6,50,000 का। माइनस में लिखना है 18% टैक्स का रेट होगा, तो ये हो जाएगा 117,000। ये हो गया। यही है ना रिटर्न की फिगर, वही बनेगी। अच्छा बच्चे, अब बाकी फिगर आपके पास आ जाएगा टोटल इनपुट टैक्स का 1,053,000। यही फिगर बताई बच्चे आपने। ये हो गया बच्चे इनपुट टैक्स। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे, आसान है ना। एक एडजस्टमेंट सिर्फ हमने ऐड किया है इसके अंदर। अच्छा, अब इसके बाद बच्चे अगली इंफॉर्मेशन किसकी होगी? आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स के लिए बच्चे हम सबसे पहले सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन। रजिस्टर्ड पर्सन को सामान 1 मिलियन का सेल किया, टैक्स का रेट है 18%, तो ये फिगर होगी 1,80,000। उसके बाद बचे सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई इशू जज़ाकुमुल्लाह।
सही एक्स्ट्रा कॉपी में ठीक हो। सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन 5 मिलियन है, 18%। बच्चे कैलकुलेट करके बताएं। 9 लाख। अच्छा, सेल्स रिटर्न की फिगर तो नहीं गिवन, तो बच्चे इसका टोटल कर लीजिएगा। ये आउटपुट टैक्स बन जाएगा 1,080,000। ये हो गया आउटपुट टैक्स। आप लोगों ने कैलकुलेशन कर ली, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप कैलकुलेशन नहीं करेंगे मेरे साथ, पहले समझना है। सबसे पहले बच्चे हमने कैलकुलेशन किसकी करनी है? नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करनी है बच्चे हमने। नेट सेल्स टैक्स की लायबिलिटी की कैलकुलेशन करते हुए बच्चे हम लिखेंगे आउटपुट टैक्स। क्या लिखेंगे? आउटपुट टैक्स की फिगर क्या है? 1,080,000। कोई दिक्कत बच्चे? इसमें से हमने लेस करना है। लेस क्या करना है? इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ। क्या वर्ड है? इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ। इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ, याद कर लीजिएगा। इनपुट टैक्स बीइंग लोअर ऑफ। दो फिगर्स होंगी बच्चे। फर्स्ट वन एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल इनपुट टैक्स। एक्चुअल इनपुट टैक्स की फिगर है 1,053,000 और बच्चे 90% ऑफ आउटपुट टैक्स। 90% ऑफ आउटपुट टैक्स कितनी फिगर है? 972,000। अब एक एप्लीकेशन आ गई है नहीं, इन दोनों में से लोअर ऑफ फिगर कौन सी है? 972,000। बिल्कुल ठीक हो गया, ये नई एप्लीकेशन है, समझ लीजिएगा। अच्छा बच्चे, अब इसमें से लेस कीजिएगा। ठीक हो गया जी बच्चे, ये आ गई नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अब आपने इसमें ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है? फर्दर टैक्स। फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ ओन सेल्स। सेल किसको? शाबाश, सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। मुझे बता सकते हैं अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कितने की? 5 मिलियन। वैल्यू ऑफ सप्लाई, बिल्कुल ठीक। इस पर मल्टीप्लाई करें 4%, ये फिगर होगी 2 लाख। तो ये 2 लाख रुपए बच्चे आपने यहां पे ऐड कर देना, और ये बच्चे अब आपने टोटल करना है इसका। ये टोटल हो जाएगा 308,000। ये हो गई नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। क्या बन गई? नेट सेल्स टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, अब ये काम करने के बाद अब आपको यहां पे एक और काम भी करना है। एक्सेस इनपुट टैक्स कैरीड फॉरवर्ड। एक्सेस इनपुट टैक्स क्या करना है? कैरीड फॉरवर्ड। वो क्यों? क्योंकि एक्चुअल तो आपका ज्यादा था, आपने क्लेम कम का किया। एक्चुअल आपका कितना है? ये 1,053,000 का, लेकिन आपको क्लेम कितना हुआ? 9,72,000। जो बाकी डिफरेंस है वो कहां गया? वो हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अगले मंथ जाके एडजस्ट करवाएंगे। तो एक्सेस इनपुट टैक्स हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। कैसे? 1,053,000 माइनस कर दें 9,72,000। ये मैंने अगली क्लासेस में समझानी है डिटेल में एडजस्टमेंट। अभी तो बाय चांस आ गई, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये एडजस्टमेंट आ जाएगी। 81,000। ये 81,000 की फिगर हम क्या करेंगे? एक्सेस इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड लिख लेंगे। समझ आ गई बात? एक्सेस इनपुट टैक्स कैरी फॉरवर्ड नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन यहां तक बच्चे। ठीक हो गया बच्चे? तो आज के दिन हमने 2 बातें पढ़ ली। क्या बातें पढ़ ली? हमने ये पढ़ा कि पहले अगर परचेज रिटर्न हो तो उसके लिए डेबिट नोट इशू होता है, सेल्स रिटर्न हो तो उसके लिए क्रेडिट नोट, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस होगा।
दूसरी बात बच्चे, हम इसके लिए देखेंगे कि अगर रिटर्न होगी तो रिटर्न के लिए इनवॉइस में क्या क्या इंफॉर्मेशन का मौजूद होना जरूरी है। कल इंशाल्लाह डिटेल में इसको रीडिंग भी करेंगे इसकी। दूसरी बच्चे हमने एक और जो बात पढ़ी वो ये पढ़ी कि अगर सामान किसी अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदा जाए तो उसका इनपुट टैक्स हम क्लेम नहीं कर सकते, उसका इनपुट टैक्स हो जाएगा इनएडमिसिबल। ये दो बातें क्लियर हो गई? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलें जी, इंशाल्लाह इससे आगे कल कंटिन्यू करेंगे। मेरे पास अब सॉफ्ट कॉपी भी आ गई है क्वेश्चंस की, अब हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी, सहूलत हो जाएगी। मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।